स्वागत है आपका हमारे एक और अनदर वीडियो के साथ। और आज हम आरबीएसई क्लास 12th के जो पिछले साल का जो पेपर है, जो बोर्ड का जो पेपर है, उस बायोलॉजी बोर्ड के पेपर को आज हम डिस्कस करेंगे, सटीक एनालिसिस करेंगे और उन प्रश्नों को देखेंगे जो पिछले बोर्ड के पेपर में आए हुए हैं। तो चलिए आज उन्हीं प्रश्नों को हम देखते हैं, चर्चा करते हैं और उनके सवालों के जवाब देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की। तो पहला जो सवाल है हमारा कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन संरचनाएं हैं। हाइड्रा, आपको पता है कि जो हाइड्रा जो होता है वो अपने जो फाइलम जो होता है, कौन सा जो होता है अपना सिलेंट्रेटा फाइलम जो होता है, सिलेंट्रेटा फाइलम जो होता है वो सिलेंट्रेटा फाइलम का ये प्राणी है हाइड्रा। और हाइड्रा के अंदर जो अलैंगिक जनन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? कलिका, कॉनिडिया, चल, बीजाणु या जैम्यूल। तो सिलेंट्रेटा का जो प्राणी है हाइड्रा, उसके अंदर जो अलैंगिक जनन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? कलिका के द्वारा होता है, जिसको मुकुल भी कहा जाता है। मुकुल के द्वारा ये जनन होता है। ठीक है। अगला सवाल, यौन संचारित रोग का उदाहरण नहीं है। यौन संचारित रोग जिसको हम शॉर्ट में एसटीडी कहते हैं, एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो इसमें से कौन सा उदाहरण सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज यौन संचारित रोग का नहीं है? तो सुजाक है, सिफिलिस है, क्लेमिडिएटा है और कैंसर। जो कैंसर जो है वो इसका उदाहरण नहीं है। तो कैंसर रोग यौन संचारित रोग नहीं है। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। और जो हमारा जो अगला सवाल है, अगले सवाल की बात करते हैं। तो देखिए जो हमारा अगला सवाल है वो है कि क्वेश्चन नंबर अपने जो 3 है उसको डिस्कस करते हैं। अब अपना अगला सवाल जो है वो अपना डिस्कस करते हैं आगे कि आनुवांशिक कूट जो मिथियोनिन का कूट लेखन करता है। आनुवांशिक कूट जो मिथियोनिन का कूट लेखन करता है। तो आनुवांशिक कूट जिसको बेसिकली बोलते हैं यू 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 ए यू जी, ए सी जी और ए। तो कौन सा जो होता है मिथियोनिन को कूट लेखित करता है? तो देखिए मिथियोनिन के जो कूट लेखन करता है वो है आपका ए यू जी। तो ए यू जी होता है जो क्या करता है? मिथियोनिन का कूट लेखन करता है। अगला सवाल है लसिकाब अंग का उदाहरण है। तो लसिकाब अंग आपने पढ़ा होगा, बेसिकली प्राइमरी लिम्फोइड टिश्यू, लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं। तो इसके अंदर आपने एक तो थाइमस को डिस्कस किया होगा, थाइमस पढ़ा होगा, और एक आपने पढ़ा होगा अस्थि मज्जा, यानी कि अस्थि मज्जा और थाइमस। ये नॉर्मली लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं। तो इसमें से कौन सा लिम्फोइड टिश्यू नहीं है? थाइमस, यकृत, यज्ञाशय या आमाशय। तो देखिए इसका सीधा आंसर होगा आपका थाइमस। थाइमस एक प्रकार का लिम्फोइड ऑर्गन है, लसिकाब अंग का उदाहरण है। बात करते हैं अगले सवाल की। सूक्ष्म जीव जिसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है, यानी कि माइक्रोब दैट यूज्ड एज बायोफर्मेंटर। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ट्राइकोडर्मा, पेनिसिलियम नोटेटम। देखो पेनिसिलियम नोटेटम एक प्रकार का आपके जो पेनिसिलिन जो एक प्रकार का एंटीबायोटिक है, जो सर्वप्रथम में एक एंटीबायोटिक खोजा गया था पेनिसिलिन, जो पेनिसिलियम नोटेटम से ही तैयार किया गया था। तो दूसरा है आपका लैक्टोबैसिलस, जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो दूध से दही बनाने में काम आता है, ये होगा नहीं। ट्राइकोडर्मा होगा नहीं। तो सीधा आंसर होगा इसका साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का उपयोग बायो फर्मेंटेशन के अंदर किया जाता है। चलिए फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। जो हमारा जो अगला सवाल है उसकी बात करते हैं। अगला सवाल है आपका एंजाइम जो डीएनए को खंडों में काटने का काम करता है। तो कौन सा एंजाइम जो होता है जो डीएनए खंडों को काटने का काम करता है? तो देखिए डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज क्या करता है? डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है। तो डीएनए लाइगेज होगा नहीं। डीएनए पॉलीमरेज प्रोटीज एंजाइम और प्रतिबंधन एंजाइम। प्रतिबंधन एंजाइम जिसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं, जो डीएनए को कट करने का काम करता है, डीएनए के खंडों को काटने का काम करता है, तो उसको बोलते हैं प्रतिबंधन एंजाइम। और जो डीएनए खंड जो कटे हुए होते हैं उसको अलग करने का काम जो होता है वो होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का काम होता है डीएनए खंडों को अलग करने का काम होता है, और काटने का काम प्रतिबंधन एंजाइम का होता है। नेक्स्ट है कौन सा प्रोटीन जीन क्राई मक्का छेदक को नियंत्रित करता है? जो कौन सा प्रोटीन जो होता है, कौन सा प्रोटीन जीन है जो मक्का छेदक को नियंत्रित करने का कार्य करता है? तो इसके अंदर आंसर जो होगा वो फर्स्ट ए बी होगा। फर्स्ट ए बी जो जीन प्रोटीन जो होता है वो मक्का छेदक को नियंत्रित करने का कार्य करता है।
नेक्स्ट है स्व स्थानीय इन सीटू जैव विविधता संरक्षण का उदाहरण है। एक होता है इन सीटू और एक होता है एक्स सीटू। तो इन सीटू और एक्स सीटू क्या होता है, देखिए इन सीटू की बात करें तो जिसके अंदर जो बायोडाइवर्सिटी जो होती है, जीव जंतु होते हैं, प्लांट्स वनस्पति वगैरह होते हैं, उसका एक प्राकृतिक क्षेत्र के अंदर उनका एक नेचुरल एरिया के अंदर उसका संरक्षण किया जाता है। और एक्स सीटू के अंदर क्या किया जाता है, जीवों को एक नेचुरल अपने एरिया से निकाल कर एक ऐसे आर्टिफिशियल एरिया के अंदर रखा जाता है, तो उसको बोलते हैं एक्स सीटू। तो यहाँ पर इन सीटू कौन सा होगा, आपके वन्य जीव अभ्यारण्य, जीव जंतु अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान या वन्य जीव सफारी पार्क। जैसे कि अपने जोधपुर के अंदर अपने सफारी जो अपना एक सफारी पार्क है, इसके अलावा और भी जगहों पर सफारी पार्क वगैरह है, जंतु उद्यान वगैरह, वनस्पति उद्यान है। तो इसमें कौन सा जैव इंस्टीट्यूट होगा, आपकी वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होगा वो वन्य जीव अभ्यारण्य होगा, जो इंस्टीट्यूट का उदाहरण होगा। फिर बात करते हैं अपने ग्रीन हाउस गैस का मुख्य उदाहरण। देखिए ग्रीन हाउस गैसों की बात करें तो इसके अंदर कई प्रकार की, जैसे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह है, मैथेन गैस वगैरह है। तो सर्वाधिक मात्रा तो कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, लेकिन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो सेकेंड नंबर मीथेन जो होती है, वो मीथेन गैस एक प्रकार से क्या होती है, ग्रीन हाउस गैस होती है। ठीक है, चलिए फिर अपने अगले सवाल की बात करते हैं। अगले सवाल है आपके यहाँ पर आपसे कुछ रिक्त स्थान दे रखे हैं, खाली जगह दे रखी है, तब उनकी बात करते हैं। तो अपने जो पहली खाली जगह दे रखी है इसके अंदर है कि पहली खाली जगह के अंदर दे रखा है कि इसके अंदर पुम पुम धूप गुणित होते हैं, यानी कि मेल होनी। अब यहाँ पर हिंदी के अंदर एक थोड़ा अजीब पटा सा वर्ड है, इसको इंग्लिश में देखते हैं मेल हनी। देखो मेल हनी यानी कि अपने हनी बी जो होता है मधुमक्खी, ड्रोन होता है, फीमेल जो होती है क्वीन होती है, और मेल हनी बी जो होते हैं वो बी आर, जो मधुमक्खियाँ होती है वो कैसी होती है, आपके अगुणित होती है। तो कैसी होती है, आपके अगुणित होती है। और अगुणित होती है तो इसके अंदर होती है, पहले जो खाली जगह उसमें अगुणित आएगा, और दूसरे के अंदर जो बेसिकली जो मधुमक्खी होती है, हनी जो होती है, उसके अंदर 16 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब 16 क्रोमोसोम 16 गुणसूत्र होते हैं। तो अगुणित की बात करें तो वो 16 हो जाएंगे, और अगर मैं डिप्लॉयड की बात करूँ, द्विगुणित की बात करूँ तो 32 हो जाएंगे। तो इसके अंदर जो पहली खाली जगह में आएगा आपका अगुणित, और दूसरे में आएगा आपका 16 गुणसूत्र होते हैं। बात करते हैं अगले कि मधुमेह के उपयोग के लिए जाने वाला इंसुलिन जानवर जंतुओं को मारकर उनके, देखिए मधुमेह जिसको हम डायबिटीज़ कहते हैं, और पता ही है डायबिटीज़ रोग जो होता है जब ज़्यादा शुगर लेवल ज़्यादा सामान्य से अधिक हो जाता है, जिसको मधुमेह डायबिटीज़ रोग होता है, तो उसके लिए किसकी हार्मोन की कमी से, इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। तो वो जो इंसुलिन हार्मोन जानवरों सूअरों को उनके कौन से अंग से निकाला जाता है, तो अपने अंग की बात करें तो कौन से अंग से निकाला जाता है, अंगनाशय। अग्नाशय अंग से अपने जो है वो अपना इंसुलिन हार्मोन निकाला जाता है, जो उनके अग्नाशय जिसको पैंक्रियाज बोलते हैं उस अंग से निकाला जाता है। तो इसमें आ जाएगा आपका अग्नाशय। फिर बात करते हैं आगे, जैव मात्रा के उत्पादन की दर को क्या बोलते हैं, तो जैव मात्रा के उत्पादन की दर को हम बोलते हैं उत्पादकता, यानी कि प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता कहा जाता है। ठीक है, अगली बात करते हैं खाली जगह। वर्ष 2002 के अंदर दक्षिण अफ्रीका की सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था। तो 2002 में जो दक्षिण अफ्रीका के कौन से शहर के अंदर विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था, तो वो हुआ था आपका जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग एक शहर है जो दक्षिण अफ्रीका के अंदर है। जोहान्सबर्ग के अंदर ये अपना सम्मेलन हुआ था। फिर बात करते हैं अपने अगले सवाल की कि बाय निषेचन को परिभाषित कीजिए। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आपके एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी कि बाय का मतलब होता है बाहर, यानी कि जो फीमेल जो शरीर होता है, फीमेल पार्ट जो फीमेल का जो बॉडी शरीर होता है उसके बाहर, यानी कि शरीर के बाहर जब निषेचन होता है, यानी कि मेल और फीमेल यानी कि स्पर्म और जो एग होता है उनके बीच में फर्टिलाइजेशन अगर शरीर के बाहर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाय निषेचन बोलते हैं। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन आंतरिक निषेचन क्या होता है, जो शरीर के अंदर होता है। फीमेल जो शरीर होता है, मादा शरीर फीमेल बॉडी जो होती है उसके शरीर के अंदर जब होता है तो आंतरिक कहलाता है, जो बाय होता है उसको हम बोलते हैं बायो निषेचन बोलते हैं। फिर बात करते हैं आपके कि जिप्ट का पूरा नाम। देखिए जिप्ट का पूरा नाम क्या होता है, अगर हम जिप्ट की बात करें तो जिप्ट का पूरा नाम क्या होता है, देखिए जिप्ट का जो पूरा नाम जो होता है यानी कि अपने जायगोट, जी जैड का मतलब होता है यहाँ पर जायगोट
इंफ्रा आपके जो जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, यानी कि जो जिप्ट का जो पूरा नाम जो होता है वो होता है आपका जाइगोट इंट्रा फेलोपियन, यानी कि ट्रांसफर, यानी कि जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर इसका फुल फॉर्म नाम होता है जिप्ट का। फिर बात करते हैं जेनोटाइप, कैपिटल आर स्मॉल वाई के बीजा पादप का फिनोटाइप कितना होता है। देखिए तो जो कैपिटल आर होता है वो किसको डिफाइन करता है, गोल को डिफाइन करता है। और अगर यहाँ पर स्मॉल वाई कैपिटल वाई, अगर सॉरी कैपिटल वाई होता तो वो किसको डिफाइन करेगा, पीलिए को डिफाइन करेगा। तब यहाँ पर दे रखा है कि कैपिटल आर और कैपिटल, तो कैपिटल आर होगा वो किसको डिफाइन करेगा, पीले को। लेकिन यहाँ पर स्मॉल वाई देखा रखा है, तो अगर स्मॉल वाई यहाँ पर अगर है तो उस कंडीशन को किसको डिफाइन करता है, झुर्रीदार को डिफाइन करता है। तो इसका जो फिनोटाइप होगा वो इस कंडीशन में अगर मैं बात करूँ तो आपके अपने जो बीजाणु का फिनोटाइप कंडीशन में कैसा होगा, इसको क्रॉस ब्रीड कराओगे तो उससे पहले इसका युग्म बनेगा वो होगा कैपिटल आर और स्मॉल आर गोल यानी झुर्रीदार। फिर बात करते हैं आपके परजीवी जंतु। परजीवी जंतु क्या होते हैं, पारजीवी जंतु यानी कि पारजीवी यानी कि ट्रांसजेनिक। देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा, अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें तो उसके द्वारा कई प्रकार की टेक्नोलॉजी डेवलप की गई, ट्रांसजेनिक एनिमल्स तैयार किए गए, जिसमें क्या होता है कि एक जीव के अंदर किसी और जीव से निकाले गए या किसी नए डीएनए को एंटर करवाया जाता है, और इस नए डीएनए को जो ट्रांसफर कराया जाता है तो उससे एक नया जीव विकसित होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा, जैव अभियांत्रिकी तकनीकी के द्वारा एक नया जीव तैयार हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पारजीवी जंतु कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पारजीवी जंतु कहते हैं। फिर बात करते हैं एडिनोसिन डी एमिनेज का कार्य लिखिए। तो देखिए जो एडिनोसिन जो डी एमिनेज होता है वो एडिनोसिन डी एमिनेज क्या कार्य करता है। तो देखो सबसे पहले तो देखो एडिनोसिन डी एमिनेज जो ये बनता उत्पन्न होता है किसके से, जब डीएनए कोई ब्रेक होता है, जब कोई डीएनए टूटता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड जब ब्रेक होता है तो टूटने पर ये बेसिकली एडिनोसिन डी एमिनेज बनता, रिलीज होता, बनता, उत्पादन होता है। और ये क्या करता है, डीऑक्सी एडिनोसिन को क्या करता है, डीऑक्सी आपके क्या करता है, इनोसिन के अंदर जो मॉलिक्यूल होता है, जो डीऑक्सी एडिनोसिन होता है उसको डीऑक्सी इनोसिन जो मॉलिक्यूल जो अणु होता है उसके अंदर क्या करता है, इसको परिवर्तित करता है, चेंज करने का, उन्हें उसको उसमें चेंज करने का कार्य करता है एडिनोसिन डीएमिनेज, जो एक प्रकार का मॉलिक्यूल जो होता है उसका कार्य ये होता है। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। अगर अपना जो नेक्स्ट सवाल है, न्यूक्लियोसाइड के घटकों के नाम लिखिए। देखिए न्यूक्लियोसाइड के घटकों की बात करें तो इसमें बेसिकली बात करते हैं, देखिए एक होता है न्यूक्लियोसाइड और एक होता है न्यूक्लियोटाइड। तो हम यहाँ पर बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड की। देखिए न्यूक्लियोसाइड की बात करें कि न्यूक्लियोसाइड का कार्य क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड के फंक्शंस क्या होते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो न्यूक्लियोसाइड बनता कैसे है, न्यूक्लियोसाइड के घटक न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, एक तो होता है इसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन बेस होते हैं, नाइट्रोजन सार होते हैं, और दूसरा होता है इसके अंदर पेंटोज शुगर और पेंटोस शर्करा जिसको बोलते हैं या पेंटोस शुगर बोलते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड किससे बना होता है, नाइट्रोजन क्षारक और पेंटोस शर्करा से मिलकर बना होता है। लेकिन इसके साथ में अगर आप फॉस्फेट को जोड़ दे, फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ दे तो वो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। लेकिन न्यूक्लियोसाइड के अंदर फॉस्फेट नहीं होता है, इसके अंदर सिर्फ नाइट्रोजन क्षारक और शर्करा ही पाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं, आपके न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन करते हैं। और अगर फॉस्फेट जोड़ दे तो वो न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, यानी कि न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करेंगे। तो ये ध्यान रखना है इसके अंदर। फिर बात करते हैं अपने अगले सवाल की कि ध्रुवीय समुद्रों में पाए जाने वाले सील में एक अनुकूलन लिखिए। देखिए ध्रुवीय जो समुद्रों के जो पाए जाने वाले सील होता है उसके अंदर उनकी जो त्वचा होती है, जो ध्रुवीय समुद्री, आपको पता है बहुत ही ठंडे एरिया होते हैं, कोल्ड एरिया होते हैं, और उनकी जो ठंडे एरिया में होते हैं तो जाहिर सी बात है तो उनको ठंड से बचने के लिए जो उनकी बॉडी जो स्किन त्वचा होती है उसकी त्वचा के नीचे फैट की काफ़ी मात्रा जमा हो जाती है, पूरी एक लेयर जमा हो जाती है, मोटी पेयर, और उसको बेसिकली क्या बोलते हैं, उसको हम बल्बर बोला जाता है। तो उसके अंदर जो पाया जाने वाले एक अनुकूल क्या होता है, अनुकूलन ये होता है कि एक बल्बर की एक लेयर उसके अंदर त्वचा होती है, सील पैक होती है, सी जो होती है बल्बर की बनी होती है, जिससे उनको ठंड से शीत से बचाया जा सके। ठीक है, बात करते हैं अगला वनोन्मूलन। देखिए वनोन्मूलन क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन वन का उन्मूलन, यानी कि वनों का घटाव होना, वनों का कटना, वनों की कमी होना। तो वनों की कमी होने के कई प्रकार के कारण है। आज के समय में देखा जाए तो इंडस्ट्रियल
क्षेत्र काफ़ी बढ़ गए हैं, औद्योगिक क्षेत्र काफ़ी बढ़ गए हैं, वनों की कटाई ज़्यादा हो रही है। इसके अलावा अगर आपको कोई सड़क बनानी है, औद्योगिकीकरण, कोई फैक्ट्री वगैरह, कोई स्कूल वगैरह, कारखाना ओपन करना है, तो कई चीज़ों को कोई बांध का निर्माण करना है, पुल का निर्माण करना है, तो उसके लिए भी क्या कर रहे हैं, वनों की कटाई हो रही है। तो कई सारे अशिक्षा है लोगों में, एक एजुकेशन का भाव भी, कमी जो है वो भी है वनों को काटने में, तो इसका भी एक रीजन ये भी हो सकता है। तो कई उदाहरण हैं जो वनों को काटने में, वनोन्मूलन के लिए बहुत ही कारण है, जो इसकी वजह से वनोन्मूलन ज़्यादा देखने को मिल रहा है। फिर बात करते हैं स्त्री जनन तंत्र के 3 भागों के नाम। देखिए स्त्री जनन तंत्र में, स्त्री जनन तंत्र के बहुत सारे भाग हैं, अपने कई सारे आप जैसे ओवरी वगैरह है, फिम्बरी वगैरह जिसको जालर की बोलते हैं, यूट्रस वगैरह है, गर्भाशय वगैरह है, फैलोपियन ट्यूब वगैरह हैं। कई प्रकार के भाग होते हैं जो अपने स्त्री जनन में भाग जाते हैं। ठीक है। अपरा द्वारा स्रावित 3 हार्मोन के नाम। तो द्वारा देखिए अपरा, जिसको प्लेसेंटा बोलते हैं, जो प्लेसेंटा वो भाग होता है जिसके थ्रू एम्ब्रियो को मदर के थ्रू, इस अपरा के थ्रू जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलता है, जो भी फूल पोषण वगैरह, जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलता है वो अपरा के थ्रू मिलता है भ्रूण को। तो उसके द्वारा कौन से हार्मोन, एक तो आपका एचपीजी, ह्यूमन आपके एचपीजी, और एक होता है एचपीएल हार्मोन रिलीज होता है। इसके अलावा आपके एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है, एस्ट्रोजन, और इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। तो ये कुछ हार्मोन होते हैं जो तो अपरा के द्वारा रिलीज होते हैं। मैं फिर से बता दूं, एचपीजी, आपके एचपीएल, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन जो होते हैं जो अपरा के द्वारा क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, स्त्रावित होते हैं। फिर बात करते हैं आपकी अपूर्ण प्रभाविता। देखो अपूर्ण प्रभाविता जिसको बोलते हैं अपने इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अपूर्ण, देखो नाम में आ रहा है अपूर्ण, यानी कि पूर्ण रूप से प्रभावित जो नहीं होते, जो प्रभावी रूप से भी प्रभावित नहीं होते और अप्रभावी रूप से भी प्रभावित नहीं होते हैं, तो उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, अपूर्ण प्रभाविता। और इसका एक उदाहरण आपने देखा होगा, स्नैपड्रैगन एक फ्लावर जो होता है, स्नैपड्रैगन जो फ्लावर जो आपने नाम सुना होगा, उसका जो फ्लावर का जो पीला रंग होता है, ये जो किसका एक उदाहरण है, एक प्रकार से अपूर्ण प्रभाविता का ही उदाहरण है। टर्नर सिंड्रोम को लक्षणों से समझाइए। देखिए सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम की बात करें तो जब इसके अंदर 44 प्लस एक्स क्रोमोसोम्स होता है, यानी कि एक क्रोमोसोम की कमी हो जाती है, यानी कि 45 गुणसूत्र होते हैं बेसिकली। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है, यानी कि 45 गुणसूत्र होते हैं, और एक और गुणसूत्र जिसमें एक्स होता है, लेकिन एक्स के साथ में ना कोई दूसरा एक्स जुड़ता है, ना कोई दूसरा वाई जुड़ता है, तो यहाँ पर 45 क्रोमोसोम हो जाते हैं उसके अंदर। तो उसको बेसिकली बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं, जिसके अंदर फीमेल जो होती है बांझपन आ जाता है, बंध्यता आ जाती है। ये कुछ इसके कुछ लक्षण होते हैं जो टर्नर सिंड्रोम में देखने को मिलते हैं। इसके अंदर बंध्यता आना, बांझपन आना, छोटा कद रह जाना, जो भी होता है उसके अंदर ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं टर्नर सिंड्रोम का। तो फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, जो अपना नेक्स्ट सवाल है उसकी बात करते हैं। और अगला सवाल जो है कि नियंडरथल मानव की दिमागी क्षमता। देखिए नियंडरथल मानव की दिमागी क्षमता की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं नियंडरथल मानव की दिमागी क्षमता। देखिए जिसको क्रेनियल कैपेसिटी बोलते हैं, सीसी से क्या मतलब है, यानी कि ब्रेन कैपेसिटी बोल सकते हो, या इसको हम क्या बोलते हैं, क्रेनियल कैपेसिटी, जो लिखा हुआ भी है कि ब्रेन कैपेसिटी या क्रेनियल कैपेसिटी बोलते हैं। तो नियंडरथल मानव की जो क्रेनियल कैपेसिटी वो कितनी होती है, 1400 सीसी होती है, याद रखनी है। 1400 सीसी होती है नियंडरथल मानव की क्रेनियल कैपेसिटी। और अगर इसकी जीवन शैली के दो लक्षण दिए जाए तो एक तो नियंडरथल मानव की एक विशेषता ये थी कि ये अपने पूरे शरीर को खाल से ढकते थे, खाल से ढककर रखते थे, अपने पूरे शरीर को खाल से ढककर रखते थे, और अपने पूरे शरीर को खाल पूरी लगा देते थे, पूरे शरीर को ढका जाता था खाल से। दूसरा अगर बात करें तो ये अपने पूर्वजों को क्या करते थे, दफनाते थे। यानी कि इनकी एक विशेषता ये थी कि जो भी पूर्वज वगैरह कोई मर जाता था, कोई भी उनसे जो पहले को जो मर जाते थे, तो उनको क्या करते थे, वो एक खुदाई करके उसको अंदर दफनाया जाता था। और दूसरा ये कि ये गुफाओं के अंदर भी रहते थे, गुफाएं बनाकर भी ये रहते थे, इस जो मानव थे। तो कई सारे इनकी विशेषताएं रही है निएंडरथल मानव की। फिर बात करते हैं अनुकूली विकिरण को उदाहरण द्वारा समझाइए। देखिए अनुकूली विकिरण का क्या मतलब होता है कि जैसे कि कोई एक एक मैं अगर बात करूँ, एक समष्टि की बात करूँ, या किसी भी एक जीव की प्रजाति की बात करूँ, तो जब किसी भी जीव की प्रजाति जब किसी एक भौगोलिक क्षेत्र से अंदर निकलकर जब वहां पर विकसित होती है, और वहां से एक बिंदु से निकलकर जब वही प्रकार की प्रजाति किसी और अन्य भौगोलिक क्षेत्र के अंदर दूर दूर तक फैल जाती है, उसका फैलाव दूर दूर तक भौगोलिक अन्य भौगोलिक क्षेत्रों के अंदर जब होने लग जाता है,
तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडेप्टिव रेडिएशन बोलते हैं। एडेप्टिव का मतलब होता है ऐसी शारीरिक विशेषता है जो किसी जीवों के अंदर पाई जाती है जो उसको उस भौगोलिक क्षेत्र में रहने के लायक बनाती है। जिसका उदाहरण आपने देखा होगा, मार्सुपियल नाम सुना, उदाहरण देखा होगा मार्सुपियल। इसके अलावा मैं बात करूं, अपने डार्विन की बात करूं तो डार्विन फिंच, अपने जब आपने देखा ना डार्विन, चार्ल्स डार्विन का नाम चला होगा, जिसमें डार्विन फिंच अपने जब मैलापोगो द्वीप के अंदर जब डार्विन फिंच को देखा गया तो वो अपने डलों की वजह से कुछ और अपने आसपास के भौगोलिक क्षेत्र के दूर तक फैल गए थे और दूर तक अपना इसका फैलाव हो गया, तो जिसको बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन या अनुकूलित विकिरण कहते हैं। फिर बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल की, अंत प्रजनन को परिभाषित कीजिए। देखिए अंत प्रजनन क्या होता है, अंत यानी अंदर, यानी कि जब एक ही नस्ल के या एक ही किस्मों के या एक ही नस्ल के जीवों के बीच में जब क्रॉस होता है, रिप्रोडक्शन होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अंत प्रजनन बोलते हैं। एक होता है बाह्य प्रजनन, बाह्य प्रजनन में जब दो अलग अलग नस्लों के जीवों के बीच में जब रिप्रोडक्शन होता है तो उसको बोलते हैं बहिः प्रजनन। तो अंत प्रजनन का, अंतरजातीय संकरण का एक उदाहरण, अच्छा सा उदाहरण है आपका खच्चर। तो खच्चर जो है वो एक अंतरजातीय संकरण का उदाहरण है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले सवाल की कि लोबियो, एक तरफ आपके फसल के नाम दे रखे हैं, एक तरफ उनसे संबंधित रोग प्रतिरोधक किस्में दे रखी है। तो सबसे पहले बात करते हैं लोबियो। देखिए लोबियो किसकी किस्म है, अपने पूसा कोमल की। फिर बात करते हैं आपके जो फूल गोभी जो है वो फूल गोभी किसकी है, आपके आपके पूसा सुब्रा, पूसा सुब्रा जो है वो फूल गोभी की है। और आपके मिर्च है वो है आपके पूसा सदाबहार। तो ये कुछ रोग प्रतिरोधक किस्में थी जो अपने आगे डिस्कस की। फिर चलिए बात करते हैं अपने अगले सवाल की, नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल जो अपना है कि बीवर्स, जो क्या दे रखा है आपके, ब्रीवर्स यीस्ट के नाम से प्रसिद्ध सूक्ष्म जीव। देखो ब्रीवर्स यीस्ट के नाम से सूक्ष्म जीव एक ही बहुत ही प्रसिद्ध सूक्ष्म जीव है, वो है आपका सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। सैकेरो नाम सुना होगा, जिसको यीस्ट बोलते हैं हम, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी बोलते हैं। जो ये जो बेसिकली सूक्ष्म जीव, प्रसिद्ध सूक्ष्म जीव है, अपने ब्रीवर्स यीस्ट के नाम से जाना जाता है सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। और इसके उपयोग की बात करें तो फर्मेंटेशन के रूप में है, एल्कोहल के रूप में है, जो आपके मदिरा पेय पदार्थ वगैरह जो होते हैं, ये आपके जो विस्की वगैरह जो, तो और भी जो मजेदार पेय पदार्थ वगैरह जो होते हैं उनको बनाने के लिए, निर्माण के लिए इन ईस्ट का उपयोग किया जाता है। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की, बीओडी का पूरा नाम। देखो बीओडी का पूरा नाम होता है बायो केमिकल, यानी कि बायो ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी इसको बोलते हैं बायो ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि ऑक्सीजन, जैव ऑक्सीजन मांग। ये बेसिकली क्या होता है, जब व्यर्थ की बीओडी प्रोड्यूशन में क्या संबंध होता है। तो देखो बायोलॉजी के अगर में केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की आवश्यकता कहाँ होगी, ऑक्सीजन ज़्यादा डिमांड कहाँ होगी, जहाँ पर पॉल्यूशन ज़्यादा होगा। तो जहाँ पर पॉल्यूशन, एक प्रदूषण जब अधिक हो जाएगा, पॉल्यूशन जब ज़्यादा फैल जाएगा, अधिक पॉल्यूशन हो जाएगा, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की मांग बहुत ज़्यादा होगी। तो कहीं ना कहीं ये एक बेसिकली संबंध होता है बीओडी और प्रदूषण के बीच में, जो संबंध देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं दंड विडोलक हॉस बायोरिएक्टर का नामांकित चित्र। तो ये सेम चित्र जो 12th क्लास की बुक के अंदर दे रखा है, जो आपको इसमें चित्र बनाना था। क्लोनिंग संवाह की किसी एक विशेषता को समझाइए। तो क्लोनिंग, अब वेक्टर की बात करें तो इसमें कई प्रकार की विशेषता, जैसे आपका ओरिजिन, आपने बेसिकली नाम सुना, क्लोनिंग वेक्टर के अंदर ओरिजिन का प्रारंभ होता है। इसके अलावा उसका किस प्रकार से क्लोनिंग होती है, किस प्रकार से उसका प्रारंभ होता है। इसके अलावा जीवों और पौधों के अंदर, प्लांट के अंदर किस प्रकार से क्लोनिंग होती है। तो कई प्रकार की विशेषताएं जो दे रखी है वो दे रखी है आपके क्लोनिंग संवर्ग से संबंधित, जो रिलेटेड दे रखी है। फिर बात करते हैं अपने अगले अमीबता के रोग जनक का नाम। तो अमीबता जो रोग किसकी वजह से होता है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, याद रखना है। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से अमीबता रोग होता है, याद रखना। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, इससे रोग होता है आपका, अमीबता रोग होता है। तो सिम्टम्स वगैरह बहुत सारे हैं, सर्दी खांसी जुकाम होना, सर दर्द होना, बुखार वगैरह आना, ये कुछ बेसिक सिम्टम्स होते हैं, इसके देखने को मिलते हैं। जो बस रोगजनक याद रखना है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। तो अगले सवाल की बात करते हैं, देखिए
फिर बात करते हैं अगले सवाल की, तनुतापी जीव किसे कहते हैं? जैव अनुक्रिया के तारीखों का आलेख निरूपण कीजिए। तो इसके बारे में भी एक डायग्राम दे रखा है, एक एक रेखिक डायग्राम जो दे रखा है, जो एनसीईआरटी 12th क्लास की बायोलॉजी की बुक के अंदर एक रेखिक डायग्राम दे रखा है, अपने इससे रिलेटेड जो दे रखा है, जो आपके अंदर पाया गया दिखाया है उसके अंदर। फिर बात करते हैं पारिस्थितिकी अनुक्रमण को परिभाषित कीजिए, और अनुक्रमण और शुष्कत और उसके अंदर अनुक्रमण को परिभाषित करिए। तो वो भी इसके अंदर पारिस्थितिकी, देखो इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से रिलेटेड अपने जो सक्सेशन जो होता है, जब भी कोई अपने जो भी प्रजाति वगैरह होती है सक्सेशन की बात करते हो, तो किस प्रकार से अपने एक अगर उस एरिया को वो अपने शरीर के हिसाब से एडेप्ट नहीं कर पाता है, तो किस प्रकार से उनको सक्सेशन की जरूरत पड़ती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहीं ना कहीं पलायन की, माइग्रेट करने की भी जरूरत पड़ती है, पलायन करने की जरूरत पड़ती है, ताकि उनको एक ऐसे भौगोलिक क्षेत्र में रहा जाए ताकि वो उनके अनुसार शरीर के हिसाब से, उनके शारीरिक विशेषताओं के हिसाब से उस एरिया को अपने आप को उस हिसाब से अपने आप को ढाल सके। फिर बात करते हैं परागण, तो पता ही है, पॉलिनेशन तो हमने पढ़ा हुआ है। पॉलिनेशन किसे कहते हैं? परागण क्या होता है? पराग कणों का पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या होता है? परागण कहलाता है। पुष्प वर्तिकाग्र जो अपने फीमेल जो स्त्री के सब तीन भाग होते हैं, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, यानी कि अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। दोहरा निषेचन किसे कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? निषेचन भ्रूण कोश की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये सब जो डायग्राम है, जो डायग्रामेटिक जो दे रखा है, वो आपके उसके अंदर आपके अंदर बना हुआ है। इसके अलावा आपके पर निषेचन परागण क्या होता है? गैर एल्ब्यूमिन्स और पूर्ण जीवों का एक उदाहरण स्त्री केसर का, में देखो आगे आपके स्त्री केसर का एक परि परि पराग नलिका वृद्धि को दर्शाने वाला एक नामांक चित्र। स्थानांतरण ट्रांसलेशन की प्रक्रिया को समझाना, इसका चित्र। बिंदु उत्परिवर्तन क्या है? तो जब डीएनए के एकल सार में जो चेंज होता है, डीएनए के जब एकल सार के अंदर डीएनए के क्रम में जो परिवर्तन होता है, एक क्रम में जो परिवर्तन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बिंदु उत्परिवर्तन होते हैं। एक उदाहरण रोग का नाम याद रखना है, तो बिंदु उत्परिवर्तन के बहुत अच्छा उदाहरण याद रखना, सिकल सेल एनीमिया, बहुत अच्छा उदाहरण याद रखना, इसका एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। सिकल सेल एनीमिया, इसका याद रखना। लैक ओपेरॉन को समझाइए। लैक का मतलब क्या होता है? लैक्टोज, ओपेरॉन, अगर आपने पढ़ा होगा लैक्टोज ओपेरॉन, इसको मिली 3 भागों में बांटा गया। इसके अंदर स्टार्टिंग जीन क्या होता है? नायक पढ़ा होगा आपने, इंस्ट्रक्शनल जीन पढ़ा होगा, प्रमोटर पढ़ा होगा, किस प्रकार से लैक ओपेरॉन वर्क करता है, वो सब इसके अंदर अपने लैक ओपेरॉन के अंदर दे रखा। लैक ओपेरॉन का नामांकित चित्र भी, तो वो भी एक बुक के अंदर इसके अंदर बना हुआ है। तो ये जो आपके जो पेपर था, हमने अच्छे से डिस्कस किया अपने जितने भी, एक पीवाईक्यू था जो लास्ट ईयर का जो आरबीएससी का बोर्ड का पेपर है, जो हमने सॉल्व किया है। तो और ये कहीं ना कहीं आने वाले एग्जाम के अंदर, बोर्ड पेपर के अंदर 12th क्लास के बायोलॉजी स्टूडेंट्स को बहुत लाभ पहुंचने वाला है, बहुत हेल्प होने वाली है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो रिपीट होने को चांस रहते हैं, आने की संभावना रहती है। तो उम्मीद है कि आपको इस सॉल्यूशन से, पिछले साल के प्रश्नों के सॉल्यूशन से काफ़ी कुछ लाभ मिला होगा, कुछ जानकारी प्राप्त होगी। तो और कहीं ना कहीं ये जो प्रश्न है, जरूरी नहीं कि वो रिपीट हो, लेकिन उससे आपको अगर उससे रिलेटेड भी सवाल कोई भी अगर आता है अगले एग्जाम के अंदर, या उससे संबंधित कोई भी छोटा मोटा सवाल रिपीट होता है, उसे आने की और भी संभावनाएं होती है, तो कहीं ना कहीं वो आपसे इसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो मिलते हैं, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और अपने और कोई सुझाव वगैरह है, और भी कोई अगर आपसे कोई वीडियो, मतलब कोई भी और पेपर सॉल्यूशन चाहते हो, तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। तब तक अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अपने एक और अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।